हेलो एमबीए एस्पिरेंट्स, वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है सर्किट एजुकेशन। व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे थर्ड मेगा टेस्ट फॉर एमबीए एमसीक्यू। तो उसका आज हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें हम सोल्व करेंगे एमसीक्यू फॉर एमबीए प्रैक्टिस। ठीक है, स्पेशली ये जो सेक्शन है ये फिजिक्स का सेक्शन है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के सीक्वेंस नंबर 40। एन आर्गन पाइप क्लोज एट वन एंड, एक आर्गन पाइप है जो कि एक एंड से क्लोज्ड है। ठीक, द मैक्सिमम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 1500 हर्ट्ज। द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर टून इज जनरेटेड इन दिस पाइप। तो व्यूअर्स, इसमें कह रहा है कि एक पाइप है जो कि एक साइड से क्लोज्ड है। ठीक, तो उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो इतना है कि 1500 हर्ट्ज। तो उस क्लोज पाइप में मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर टून्स कितने बनेंगे, कितने जनरेट होंगे। ठीक है, और वो जो मैक्सिमम नंबर्स आवर टून बनते हैं, जनरेट होते हैं, तो वो नॉर्मल पर्सन से हेयर किए जाते हैं, सुने जाते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए में कह रहा है 12, ऑप्शन बी में कह रहा है 9, ऑप्शन सी में कह रहा है 6, ऑप्शन डी में कह रहा है 4। तो ये एमसीक्यूज जो है वेब चैप्टर से लिया गया है, तो उसको हम सॉल्व करें। एज वी नो दैट ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम सोल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। एफ एन इक्वल होता है 2n-1 इंटू F1। ये जो F1 है व्यूअर्स, ये यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, या फिर हम इसको आवर टून भी कहते हैं। और ये जो एन है ये आर नंबर्स है। ठीक है, 1 3 5 7 एंड 9, वन बाय वन करके हम इसको चेक करेंगे। तो कहाँ पर हमें मैक्सिमम जो आवर टून है वो कहाँ पर बनना है। तो देखो, पहले हम बात करेंगे Fn2 को 3 से मल्टीप्लाई किया एंड इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1500 हर्ट्ज, क्योंकि ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये 1500 हर्ट्ज है। ओके, देखो, तो ये जो ये 2 है, ठीक है, ये यहाँ पर हमने फॉर्मूले का 2 रखा और 3 हमने ये वाला पुट किया। तो जब हमने इसमें पुट किया और कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आता है 4500। इसी तरीके से हमने 5 को मल्टीप्लाई किया, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 5 को हमने इस n की जगह पर रखा और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें रिक्वायर्ड है 1500 हर्ट्ज। तो इसको भी हमने कैलकुलेट किया तो आंसर आता है 7500 हर्ट्ज। और 7 भी इसी तरीके से करेंगे तो इतना आंसर आया, और 9 भी इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इतना आंसर आया, और 11 भी है। ठीक है, इसी तरीके से हमने 11 को भी इस इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास ये आंसर मिला। और लास्ट में देखो 15, ये भी आर है, हमने इसको भी मल्टीप्लाई किया वैल्यू में, जब उस इक्वेशन को पुट किया तो आंसर आया देखो 22,500। तो ये हमें पता है बस, जो नॉर्मल पर्सन है वो 20,000 तक फ्रीक्वेंसी को सुनने की ताकत रखता है, मतलब इतना हम नॉर्मली सुन सकते हैं 20,000 हर्ट्ज। ये जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो गया तो इससे नीचे हमें मैक्सिमम देखना है। मतलब कहने का ये कि ये हमारे काम का नहीं है। तो देखो, अगर टू कितनी मैक्सिमम बनी, एक ये 1 2 3 4 5 एंड पहला ये भी 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 6 आवर टू मैक्सिमम जनरेटेड होती हैं, जो कि एक नॉर्मल पर्सन से सुनी जाती हैं। ठीक है, बस ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, if fundamental frequency is 5 hertz, 50 hertz, and next successive frequencies is 150 and 250, then is, उसके बाद उसका हमें ये देखना है क्या बनेगा। ऑप्शन ए में कह रहा है कि अ पाइप क्लोज एट बोथ साइड्स। ठीक है, जो पाइप है ये दोनों साइड्स क्लोज हैं। ऑप्शन बी में कह रहा है कि पाइप क्लोज एट वन एंड। ऑप्शन सी में कह रहा है कि ओपन पाइप, ये जो पाइप है ये ओपन है। ऑप्शन डी में कह रहा है कि स्ट्रेट स्टार्टिंग। देखो, ये जो एमसीक्यू नंबर 41 है ये एमसीक्यू रिलेटेड है इस एमसीक्यू से।
इस एमसीक्यू में हमने आज नंबर को देखा। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि इसकी जो एक साइड है ये क्लोज्ड है, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। अ पाइप क्लोज एट वन एंड, तभी हमें जाकर ये ऑड में मिलती है। ठीक है, ये देखो यहाँ। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू 42, the velocity of sound in open-ended tube is 330 meter per second. The frequency of wave is 1.1 kilohertz. किलोहर्ट्ज को हमें कन्वर्ट करना है hertz में। And the length the tube is 30 centimeter. Then the number of harmonics that will it emit be. तो हमें हार्मोनिक नंबर्स देखने हैं जो कि उसमें से इमिट हो रहे हैं। इस डिस्क्रिप्शन का यही मतलब है। ऑप्शन ए 2 हार्मोनिक में इमिट होंगे, ऑप्शन बी 3 होंगे, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। ओके, सोल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। देखो यहाँ पर फर्स्ट फाइंड टूल, पहले हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना होगा। F1 इक्वल होता है V/2L के। ठीक है, हमें वेलोसिटी रिक्वायर्ड है साउंड की अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 330 मीटर पर सेकेंड। ओके, हमने इसको यहाँ पर पुट किया, ये 2 फार्मूले का। एंड लेंथ जो है वो 0.30 है यहाँ पर। ठीक है, सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट किया मीटर में, तो आंसर आया 0.30। तो इसको कैलकुलेट जब किया तो ये आता है 550 हर्ट्ज। ठीक है, ये टोन है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। आइडेंटिफाई हार्मोनिक्स, अब हम हार्मोनिक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। Fn इक्वल होता है n इंटू F1, दिस इज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फिर हम इसको टोन कहते हैं। ओके, 1 ये आर है, इसको मल्टीप्लाई किया 550 से। ठीक है, सेम आंसर आया। एंड 2 है, 2 को 550 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आंसर आया। एंड 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया 1650। तो देखो हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एंड लेंथ जो कि हार्मोनिक्स इमिट हो रहे हैं उसको देखना है। तो जब 1.1 किलोहर्ट्ज को हमने कन्वर्ट किया तो इसका आंसर आता है इतना। ठीक है, 1100 हर्ट्ज। तो हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सी हार्मोनिक्स इमिट हुई। तो ऑप्शन बी 1100, तो हमें देखना है कि 1100 में से किसका आंसर आया। तो ये आया सेकंड टोन का। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा, सेकंड। आई होप ये एमसीक्यूज आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं 43। अ सोर्स एमिट साउंड, एक सोर्स है जो कि साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को एमिट कर रहा है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 400 हर्ट्ज। बट द लिसनर हेयर्स इट्स टू बी 390 हर्ट्ज। देन एक बार फिर से सुने कि एक सोर्स है जो कि इतना फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है 400 हर्ट्ज, और जो लिसनर है वो 390 हर्ट्ज सुन रहा है। उसके बाद ये कौन सा केस होगा। ये एमसीक्यूज डॉपलर इफेक्ट से लिया गया है। ऑप्शन ए में कह रहा है लिसनर इज मूविंग टूवर्ड सोर्स। अगर लिसनर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 400 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी 400 से कम हो रही है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ठीक है, लिसनर सोर्स की तरफ मूव नहीं कर रहा। ओके, ऑप्शन बी सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स लिसनर। क्या सोर्स लिसनर की तरफ मूव कर रहा है? नहीं। अगर सोर्स भी लिसनर की तरफ मूव कर रहा होगा तो इसकी जो ये वाली फ्रीक्वेंसी है ये इंक्रीज होनी चाहिए, हालांकि ये डिक्रीज हो रही है। ओके, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी लिसनर हैज डिफेक्टिव एयर। अगर इसका कान खराब है तो ये 390 हर्ट्ज कैसे सुन रहा है। ऑप्शन सी नहीं होगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। लिसनर इज मूविंग अवे फ्रॉम द source. Okay, this is a case of Doppler effect. Okay viewers, then next MCQ है 44. A car sounding its horn at 480 hertz moves towards high walls at the speed of 20 meter per second. एक कार है, एक गाड़ी है जो कि हॉर्न बजा रही है 480 फ्रीक्वेंसी से, और वो हाई वॉल की तरफ भी जा रही है जिसकी स्पीड है
20 meter per second. Then the frequency, the reflected sound heard by the man sitting in the car will be nearest to. और वो जो फ्रीक्वेंसी है वो उस बंदे से सुनी जाती है जो कि कार के अंदर बैठा हुआ है, तो वो फ्रीक्वेंसी कितना सुनेगा? ऑप्शन ए 480 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 510 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 540 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 550 हर्ट्ज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 480 हर्ट्ज। ठीक है, क्योंकि वो जो फ्रीक्वेंसी है वॉल से स्ट्राइक होकर वापस बाउंड हो रही है, यानी कि वापस बैक हो रही है। ठीक है, इसलिए 480 हर्ट्ज सुनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है 45। अ बॉडी ऑफ मास 4 kg initially at rest subjected to force 16 न्यूटन। एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 4 kg एंड वो एक जगह पर रुकी हुई है, रेस्ट में है। ठीक, और वो फोर्स एक्सर्ट कर रहे 16 न्यूटन। देन वी हैव टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है जो कि वो बॉडी से प्रोड्यूस हो रही है एट द एंड ऑफ 10 सेकंड, 10 सेकंड। ऑप्शन ए 3000 जूल, ऑप्शन बी 2300 जूल, ऑप्शन सी 3200 जूल, ऑप्शन बी 2200 जूल। तो ये प्रॉब्लम है फिजिक्स का और इसको सॉल्व करते हैं एक इक्वेशन से। तो देखो यहाँ पर एक मिनट हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, बस 2 मिनट में इसको अभी क्लियर कर देता हूँ इस तरीके से। ओके, ये अब एक्सपोज हो गया है अच्छे तरीके से। अब देखो, फर्स्ट फाइंड एक्सीलरेशन, पहले हमें एक्सीलरेशन को फाइंड करना होगा, कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद हम आंसर देखेंगे। तो डायरेक्ट हमने फोर्स के फार्मूला को रीअरेंज किया, तो ये बना कुछ इस तरीके से। तो हमें फोर्स रिक्वायर्ड है 16 न्यूटन। ठीक है, हमने डिस्क्रिप्शन में देखा, यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। ठीक, और जो मास है बॉडी का, ऑब्जेक्ट का, ये 4 kg है। कैलकुलेट किया तो आंसर आया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ यूजिंग इक्वेशन, हम पहली इक्वेशन को यूज करेंगे। वी एफ इक्वल होता है वी आई प्लस ए टी को। फिर देखो वी एफ फाइनल इक्वेशन, इनिशियल इक्वेशन, ये ऑब्जेक्ट जो है ये रेस्ट में, तो इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है ये 0 होगी प्लस और 4। ठीक है, ये 4 कहाँ से आया? देखो यहाँ पर हमने इस एक्सीलरेशन को कैलकुलेट किया और हमें टाइम रिक्वायर्ड है 10 सेकेंड। ठीक है, हमने यहाँ पर रखा, कैलकुलेट किया तो आंसर आया 40 मीटर पर सेकेंड। नाउ कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। अब हमें कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी। एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 4 मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड 40। ठीक है, ये यहाँ पर हमें वेलोसिटी मिला होल स्क्वायर। कैलकुलेट किया तो आंसर आता है 3200 जूल, जो कि ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके बस, तो मैं इसको थोड़ा सा हटा लेता हूँ ताकि हम और भी एमसीक्यू कर सकें। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अराउंड सर्कल रेडियस 1.5 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूविंग कर रहा है सर्कुलर पाथ में, जिसका रेडियस है 1.5 मीटर। द कांस्टेंट वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन रेवोल्यूशन पर सेकंड इज, तो उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी बनेगी जब वो सर्कल में मूव कर रहा है? ऑप्शन ए 0.24, ऑप्शन बी 0.53, ऑप्शन सी 0.67, ऑप्शन डी 0.74। तो देखो, इसको कैलकुलेट करने से पहले हमें टाइम को कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पर टाइम इक्वल होता है, हमने सेंटीमीटर फोर्स में पढ़ा है कि 2 एंड पाई, दिस इज अ पाई एंड आर, ओके, ओवर वी। ठीक है, ये टाइम का फार्मूला है। तो ये 2, ये जो पाई है ये कांस्टेंट है, इसका भी कांस्टेंट वैल्यू है आई थिंक 3.14 एंड ये रेडियस हमें गिवन है
1.5 मीटर और वेलोसिटी है 7 मीटर। जब हमने इसको यहाँ पर पुट किया तो शॉर्टकट में हमने इसको यहाँ पर रखा 7 मीटर, ठीक है। पाई है 1.14 सॉरी 3.14 एंड रेडियस है मल्टीप्लाई 1.5। ओके, तो आफ्टर कैलकुलेट सॉरी दिस इज है पाई। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दूं। ठीक है, जो रेडियस है वो है 1.5, ठीक है। तो कैलकुलेट किया हमें तो इसका आंसर आता है 0.74। अब हमें क्या करना है, सॉरी 0.4 है। तो हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है या फिर हम रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं ओवर टाइम से, ठीक है। तो टाइम हमें कितना है 1.74, तो हमने यहाँ पर 1.74 रखा तो डिवाइड किया तो आंसर आया ऑप्शन डी 0.74। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके बस, मुझे उम्मीद है कि ये एमसीक्यू आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट एमसीक्यू 47। बुलेट weighing 10 ग्राम is fired with velocity of 800 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है जिसका वजन है, जिसका मास है, वेट है 10 ग्राम एंड उसको 800 मीटर पर सेकेंड स्पीड से फायर किया जाता है। आफ्टर पासिंग थ्रू मड वॉल 1 मीटर थिक, उसने एक मड वॉल को पास किया, ठीक है, जो 1 मीटर थिक है। इस वेलोसिटी डिक्रीज 100 मीटर पर सेकेंड, उसकी जो वेलोसिटी 800 में से 100 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज हो गई। एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मड वॉल विल बी, तो उस मड वॉल ने कितना रेजिस्टेंस उस फायर्ड बुलेट पर एग्जर्ट किया, ठीक है, उसको कैलकुलेट करना है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 2251 न्यूटन, ऑप्शन बी में कह रहा है कि 2188 न्यूटन, ऑप्शन सी में कह रहा है कि 3150 एंड ऑप्शन डी में कह रहा है कि 3391 न्यूटन। तो कैलकुलेट करते हैं इसको भी बाय सॉल्विंग। तो पहले हमें इसको सॉल्व करने से पहले इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसको कैलकुलेट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ, ठीक है, डायरेक्ट हमने यहाँ पर रखा ये ए में, ठीक है। मास कितना है, ग्राम को हमने केजी में कन्वर्ट किया तो मास आया 0.01 केजी और इनिशियल वेलोसिटी कितना है 800 मीटर पर सेकेंड, इस पर हमने यहाँ पर देखा पड़ा अभी भी। फिर जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो आंसर आया 3200 जूल। देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम इसी तरीके से करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये 100 रखें क्योंकि 100 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी है बुलेट की वो डिक्रीज हुई, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर 100 रखा। तो कैलकुलेट किया तो 50 जूल आंसर आया। नाउ हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल में से माइनस करेंगे फाइनल, तो आंसर आया, ठीक है, 3150 जूल। अब हमें क्या करना है, फोर्स इक्वल होता है वर्क डन ओवर डिस्टेंस कितना है 1 मीटर थिक थी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी की वर्क डन इक्वल होता है, तो हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का चेंज रखा, कैलकुलेट किया तो आंसर आया 3150। तो ऑप्शन जो सी है एमसीक्यू नंबर 47 का वो है सी, ठीक है, 3150 न्यूटन। ओके बस आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा इसको रिमूव कर लेते हैं ताकि और भी एमसीक्यू अच्छे तरीके से कर सकें। तो हटा लेते हैं अब और हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू है अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v ब्रेक्स अप इनटू द टू इक्वल पार्ट्स। एक बॉडी है जो कि ब्रेक लगा रही है और दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, इक्वल डिवाइड हो रही है, ठीक है। वन ऑफ द पार्ट्स रिट्रेस बैक, उनमें से एक जो पार्ट है वो पीछे रिट्रेस हो गया, मतलब रुक गया विद वेलोसिटी v के साथ। देन वेलोसिटी ऑफ द अदर पार्ट, जो कि दूसरा पार्ट है जो कि आगे चला गया, उसकी क्या वेलोसिटी बनेगी, ठीक है, इसको सोल्व करना है, इसको देखना है। यहाँ पर ऑप्शन ए में कह रहा है कि v इन फ्रंट डायरेक्शन, जो कि v है वो फ्रंट डायरेक्शन में जाएगा। ऑप्शन बी 3v इन पावर डायरेक्शन, ऑप्शन सी v इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ऑप्शन डी
3v इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इस ये जो रिट्रेस है, रिट्रेस पाथ जो कि बैकवर्ड जा रहा है, इसको थोड़ा सा नेगलेक्ट करते हैं और इसकी जो वेलोसिटी ये भी है। जाहिर सी बात है जो दूसरा पार्ट है उसकी वेलोसिटी भी नहीं होगी, तो ये ऑप्शन दो दोनों कैंसिल होंगे। इन दोनों में से हमें देखना है। तो ये जो पार्ट है ये रिट्रेस बैकवर्ड जा रहा है, तो ये दूसरा पार्ट है जो कि आगे जा रहा है, वो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, वो आगे जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 3v इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मुझे उम्मीद है कि ये आपका क्लियर हुआ होगा। 49 एमसीक्यू, 49 एमसीक्यू। टेम्परेचर में बी मेजर्ड ऑन डिफरेंट स्केल्स। टेम्परेचर को डिफरेंट स्केल में मेजर किया जाता है। विच टेम्परेचर आर इक्वलेंट टू ईच अदर। इनमें से कौन सा टेम्परेचर एक दूसरे के इक्वल होता है? फिर तो हमें पता है सेंटीग्रेड एंड केल्विन आपस में इक्वल होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 50। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट 100 सेंटीग्रेड इंक्रीज बाय change in theta is measured on the Celsius scale. How is this temperature change expressed on the thermodynamics scale? हम बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं 100 सेंटीग्रेड पे, ओके, जो कि इंक्रीज हो रहा है चेंज इन थीटा सेल्सियस में। तो ये जो टेम्परेचर है कितना एक्सप्रेस होगा इन थर्मोडायनेमिक्स स्केल में? ठीक है, तो ऑप्शन ए थीटा सॉरी डेल्टा थीटा प्लस 273। ऑप्शन बी डेल्टा थीटा प्लस 373। ऑप्शन सी थीटा डेल्टा डेल्टा थीटा प्लस 100। ऑप्शन डी डेल्टा थीटा। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डेल्टा थीटा प्लस 373। ओके। एमसीक्यू 51। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट का क्या यूनिट होता है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी जूल पर ग्राम, ऑप्शन सी जूल पर कूलम सॉरी सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी जूल पर ग्राम सेंटीमीटर। इसलिए ये सेंटी है, ठीक है। तो देखो स्पेसिफिक हीट का यूनिट देखना है। हीट का यूनिट जूल होता है, ठीक है। ये सेंटीग्रेड नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। जूल पर ग्राम इज अ करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर है 52। फॉर गिविंग लिक्विड द एटमॉस्फेयर प्रेशर विच प्रोसेस अकर्स इन एनी टेम्परेचर। इन प्रोसेस में से कौन सा प्रोसेस है जो हर एनी टेम्परेचर पर अकर होता है, किया जाता है? ऑप्शन ए एवापोरेशन, ऑप्शन बी बॉइलिंग, ऑप्शन सी मेल्टिंग एंड ऑप्शन डी सोल्डिफिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एवापोरेशन हर टेम्परेचर पर पॉसिबल होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। लास्ट नेक्स्ट एमसीक्यू है 53। व्हिच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर की बॉइलिंग पॉइंट को कौन सी स्टेटमेंट बयान कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है? इट अकर्स एट फिक्स्ड टेम्परेचर एट ओनली द सरफेसेस। ये फिक्स टेम्परेचर पे होता है और ये जस्ट एंड जस्ट सरफेस पर होता है, ठीक। ऑप्शन बी इट अकर्स एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड थ्रू आउट द लिक्विड। ऑप्शन सी इट अकर्स एट एनी टेम्परेचर एंड ओनली ऑन द सरफेस। नो, इट अकर्स एट एनी टेम्परेचर एंड थ्रू आउट द लिक्विड। एनी टेम्परेचर पर नहीं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। जैसे कि हम वाटर की बात करें तो वाटर का पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है 100 सेंटीग्रेड, 100 पर वाटर बॉइल कर रहे हैं। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इट अकर्स एट फिक्स टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर फिक्स होता है, ठीक है, लेकिन ये थ्रू आउट द लिक्विड होता है। ओके बस, इस स्लाइड पे एमसीक्यू को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। एमसीक्यू नंबर 54 है विच वेव कंसिस्ट कंप्रेशन एंड रेयरफिकेशन। इनमें से कौन सी वेव है जो कंप्रेशन एंड रेयरफिकेशन पर कंसिस्ट होती है, कंप्राइजेस होती है? ऑप्शन ए gamma rays, option B infra waves, option B option C radio waves and option D ultrasound wave। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रेडियो वेव्स इज comprises compression and rarefication। इसके जो पार्टिकल होते हैं समटाइम क्लोजेस्ट होते हैं, समटाइम अपार्ट होते हैं, दूसरे से दूर दूर होते हैं। एमसीक्यू 55। Which of the following is example of transverse and longitudinal waves respectively? ठीक है, पहले ट्रांसवर्स को देखना है, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल को देखना है। ऑप्शन ए लाइट इज अ ट्रांसवर्स एंड वाटर इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, और ऑप्शन बी द रेडियो वेव, रेडियो वेव इज अ ट्रांसवर्स एंड साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल, में भी हो सकता है। ऑप्शन सी
साउंड, साउंड इज अ ट्रांसवर्स वेव, नहीं, जो साउंड होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। एंड लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल, नहीं। ऑप्शन डी वाटर रिपल्स एंड डी, ओके सॉरी, ऑप्शन डी वाटर रिपल्स एंड रेडियो वेव। व्यूअर्स इसका ऑप्शन जो करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लाइट इज अ ट्रांसवर्स एंड वाटर रिपल इज अ longitudinal wave. Okay, option A is correct. Okay, next 56. A vibrator sends ripple across the surface of water. एक वाइब्रेटर है जो कि सरफेस वाटर की सरफेस पर वो सेंड करता है रिपल को, मतलब रिपल्स मतलब एक किस्म के वेव हैं। दे रन क्लोजर टुगेदर, वो एक दूसरे के बहुत क्लोजर हो जाते हैं, रन करते हैं। एज दे ट्रेवल फर्दर फ्रॉम द वाइब्रेटर, जिससे वो वाइब्रेटर से दूर चले जाते हैं। तो दिस शो द रिपल्स, ओके इसमें रिपल्स में क्या होगा? ऑप्शन ए डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी, रिपल्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन बी इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, क्या उन रिपल्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन सी स्लो डाउन, उनकी फ्रीक्वेंसी स्लो डाउन हो जाएगी। ऑप्शन डी स्पीड अप, क्या उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो जब भी हम क्लोजेस की बात करते हैं तो उसमें फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो उसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। MCQ 57, a wave source frequency 1000 Hz emits. The wavelength 0.10 meter. How long does it take for the wave to travel 200? I think this is a 2500 मीटर। ओके, इसमें हमें टाइम को देखना है कि उसमें कितना टाइम लगता है। ऑप्शन ए 2.5 सेकेंड, ऑप्शन बी 4.0 सेकेंड, ऑप्शन सी 25 सेकेंड, ऑप्शन डी 100 सेकेंड। ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन। हमें पता है v इक्वल होता है लेमडा, सॉरी फ्रीक्वेंसी इनटू लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी हमें रिक्वायर्ड है डिस्क्रिप्शन में 1000 Hz, ओके हमने यहाँ पर इसको लिखा, और 0.10 मीटर हमने इसको यहाँ पर रखा 1.0। ओके, और जो कैलकुलेट किया इसको तो आंसर आया 100 मीटर पर सेकेंड। नाउ फाइंड टाइम, हमें पता है टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी पे। डिस्टेंस कितना है देखो यहाँ पर 2500 मीटर, ओके, एंड वेलोसिटी है 100 मीटर, तो आंसर आया 25 सेकेंड्स। सो ये जो यहाँ पर 0.1 है ये मीटर में है, और लेकिन ये जो यहाँ पर 0.10 मीटर है, जैसे ये मीटर नहीं ये सेंटीमीटर है, और उसको हमने कन्वर्ट किया 0.1 मीटर में। ओके, तब हमें आंसर मिलता है 25 सेकेंड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 25 सेकेंड। नेक्स्ट एमसीक्यू है 58। अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम 100 मीटर हाइट, एक बॉडी है जिसको 100 मीटर हाइट से गिराया जाता है, ड्रॉप किया जाता है। इफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो इतना है 8 into 10 आई थिंक दिस इज 8 मीटर जूल। ओके, व्हाट विल बी द वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी रीचिंग द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पर रीच करेगा। ऑप्शन है 1410 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 141 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 1.41 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 9800 मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेट करते हैं इसको बाय यूजिंग फार्मूला। ओके, हमें पता है कि जब भी वेलोसिटी की बात करते हैं हाइट की, तो उसके लिए हम वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। वेलोसिटी इक्वल होता है √2gh, g इज अ ग्रेविटी, h इज अ हाइट। ये टू फार्मूले का, और ये g कांस्टेंट है ग्रेविटी, और ये जो हाइट है ये हमें गिवन है यहाँ पर 1000। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर पुट किया और कैलकुलेट किया तो आंसर आया 141.1 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन सी यहाँ पर देखो, ऑप्शन जो है यहाँ पर नहीं है,
ठीक है, मतलब एक्यूरेट ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन जो भी है ये करेक्ट होगा, 141 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस पॉइंट का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट एमसीक्यू है 49, द यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का क्या यूनिट है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी डाइन, ऑप्शन सी अर्ग, ऑप्शन डी न्यूटन। ये दोनों फोर्स के हैं, ठीक है, दोनों ऑप्शन रॉन्ग। ये जो है वो एनर्जी का है, और ये जो यूनिट बनेगा ये बनेगा वर्क का। लेकिन ये जो वाट है ये पावर का यूनिट होता है। पावर को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिया वाट इज द यूनिट ऑफ वर्क। एमसीक्यू 60, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग ऑफ वॉच इज, कौन सी एनर्जी स्प्रिंग वॉच में स्टोर की जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर किया जाता है। एमसीक्यू नंबर है 61, इसमें कह रहा है द वेलोसिटी एंड मोमेंटम, वेलोसिटी एंड मोमेंटम ऑफ द मूविंग बॉडी आर 10,000 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड 10,000 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, देन द काइनेटिक एनर्जी विल बी, इसमें हमें काइनेटिक एनर्जी देखना है। ऑप्शन ए 5 × 10⁻³ जूल, ऑप्शन बी 5 × 10⁻⁸ जूल, ऑप्शन सी 10⁻⁻² जूल, ऑप्शन डी 5 × 10⁻100 जूल। ओके, तो इसको देखना है बाय यूजिंग इक्वेशन। फर्स्ट हमें मास को कैलकुलेट करना है। व्यूअर्स, हमें पता है कि जो मोमेंटम होता है प्रोडक्ट एंड मास एंड वेलोसिटी के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमने जब मास को यहाँ से निकाला तो ये इक्वेशन इस तरीके से बनी, मोमेंटम ओवर वेलोसिटी। मोमेंटम कितना है हमें गिवन है ऑप्शन में, मोमेंटम हमें गिवन है 10,000 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट किया केजी में। ठीक है, केजी में सॉरी एक मिनट, ये जो 10,000 ग्राम है तो उसको हमने केजी में कन्वर्ट किया, तो आंसर 0.1 केजी मीटर पर सेकंड मोमेंटम। और ये जो 10,000 सेंटीमीटर पर सेकंड है इसको हमने कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड 100 आया। ठीक है, इसको इसका आंसर पुट किया इस फार्मूला में और कैलकुलेट किया तो आंसर आया 0.001 kg। नाउ फाइंड काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, इसमें वैल्यू पुट किया तो आंसर आया 5 जूल। ठीक है, ये जो 2 है सॉरी यहाँ पर ये 2 है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तो उसका आंसर आया 5 जूल। तो करेक्ट आंसर बनेगा, इसमें भी 5 जूल है और इसमें भी 5 जूल है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके बस, इसका कोई इशू नहीं। नेक्स्ट एमसीक्यू है 62, एनर्जी डिसिपेटेड बाय द मशीन इन 1 सेकेंड इज 1100 FTLP, मतलब कितना उसका फुट पाउंड है। इट्स पावर विल बी, उसका पावर कितना होगा? तो ऑप्शन ए 1 हार्स पावर, ऑप्शन बी 2 हार्स पावर, ऑप्शन सी 3 हार्स पावर, ऑप्शन डी 746 वाट पावर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। उस मशीन का जो पावर डिसिपेट होगा कितना होगा? 746 वाट। नेक्स्ट एमसीक्यू 63, द टेम्परेचर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज, गैस का टेम्परेचर किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? ऑप्शन ए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी रोटेशनल, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट, वो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू 64, फॉर एन आइडियल गैस Cp माइनस Cv इक्वल किसके होता है? प्लैंक कांस्टेंट के नहीं, यूनिवर्सल कांस्टेंट के, इट मींस आर के। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, और ये जो सी एंड डी है ये नहीं होंगे। 65 एमसीक्यू है कि इन आइडियल गैस इज टेकिंग अराउंड द साइक्लिक ABCA, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है कौन इन प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम, नेट वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग साइकिल इज, तो इस साइकिल के दौरान जो वर्क डन है वो कितना होगा? क्योंकि इसका जो एरिया है ये कैसे किया जाएगा? वर्क डन, और वर्क डन का फार्मूला इससे होता है P इंटू वी के, तो वैल्यू पुट किया तो 12। ओके, P इंटू वी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो द क्वेश्चन है, इस डायग्राम को हम देखकर ये वाला एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू नंबर 66,
द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सब्स्टेंस, इस सब्स्टेंस का क्या बॉइलिंग पॉइंट होगा? 0 सेंटीग्रेड, 60 सेंटीग्रेड, 80 सेंटीग्रेड एंड 140 सेंटीग्रेड। तो देखो यहाँ पर देखो डायग्राम में सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में गैस से कन्वर्ट हुआ। तो ये गैस का जो टेम्परेचर 140 है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 140 सेंटीग्रेड। MCQ 67, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्स्टेंस, सब्स्टेंस का क्या मेल्टिंग पॉइंट बनेगा इस डायग्राम का? ये सॉलिड है, सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ यानी कि मीट हुआ। अप्रोक्सीमेटली आई थिंक ये 60 और 80 है, ठीक है, दिस इज 60, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 60 सेंटीग्रेड। MCQ number 68, 540 gram of the ice at 0 centigrade is mixed with 540 gram of water at 80 centigrade. The final temperature of the mixture is, मिक्सचर का जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? तो दोनों का टेम्परेचर है वो सेम होगा, 0 सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी नहीं होगा। MCQ 69, ऑन हाईली रीजन, जो कि बहुत ऐसे खिते होते हैं जो कि बहुत हिल्स पर होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं। वाटर बॉइल्स एट 95 फारेनहाइट, द टेम्परेचर एक्सप्रेस इन फारेनहाइट इज, ठीक है, वाटर को बॉइल किया जाता है 95 फारेनहाइट में और हमने फारेनहाइट में एक्सप्रेस करना है उस टेम्परेचर को। 100 फारेनहाइट बनेगा, 20.3 फारेनहाइट, ऑप्शन सी 150 फारेनहाइट, ऑप्शन डी 203 फारेनहाइट। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन एक पॉइंट याद रखें, ये जो टेम्परेचर का बॉइल से फारेनहाइट में ऑलरेडी टेकन है, मतलब ये दिया गया है 95 फारेनहाइट, तो इसको हमें देखना है दरअसल केल्विन में। तो ये जो यहाँ पर दिया गया है गलती से दिया गया है फारेनहाइट, यहाँ पर भी फारेनहाइट है, यहाँ पर भी फारेनहाइट है, दरअसल यहाँ पर ये सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो हमें पता है फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, सॉल्व करते हैं इसको। देखो इसका फार्मूला है 5/9 फारेनहाइट माइनस 32, ठीक है, 5/9 फार्मूले का और फारेनहाइट है 95, ठीक है, ये वाला, और 32 में से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा, इसको और पूरा कैलकुलेट किया तो आंसर आया 20.3 सेंटीग्रेड, ऑप्शन 20.3 सेंटीग्रेड जो है ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, 70 MCQ है, if the boiling point of water is 95 Fahrenheit, what the regarding in Celsius scale? सेम है, तो इसका भी आंसर आएगा सेम 20.3, लेकिन यहाँ पर 35 दिया गया जो कि क्लोजेस्ट है 20.3 से। ओके, ये दूसरे ऑप्शन इससे क्लोजेस्ट नहीं है तो इसलिए वो नहीं चॉइस करेंगे, और ये ऑप्शन डी क्लोजेस्ट है तो इसलिए हमने इसको चॉइस किया। ओके, सेम ही है लेकिन ये गलती से थोड़ा सा चेंज हो गया है। देन MCQ नंबर है 71, इन 3 seconds an object moving around the circle average out an angle 9 रेडियंस, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 9 रेडियंस से किसी सर्कल में मूव कर रहा है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 0.5 मीटर, अगर हम उस सर्कल का रेडियस 0.5 मीटर कर दें तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या बनेगा उस सर्कल में? ऑप्शन ए में कह रहा है कि 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी में कह रहा है कि 85 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी में कह रहा है कि 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी में कह रहा है कि 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। सॉल्व करने के लिए हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ओमेगा को, ओमेगा इक्वल होता है थीटा पर tan, ठीक है, थीटा हमें रिक्वायर है 9 ये वाला, और tan जो है सेकंड में रिक्वायर है 3 सेकंड्स, यहाँ पर हमने रखा तो 3 रेडियन पर सेकंड आंसर आया। अब हमें लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है जिसका फार्मूला है आर ओमेगा, आर कितना है 0.5 मीटर, ठीक है, ये वाला, और जो टाइम है सॉरी ओमेगा है वो 3 रेडियन पर सेकंड है, पुट किया और कैलकुलेट किया तो आंसर आया 1.5 मीटर पर सेकंड। अब हमें देखना है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बराबर होता है v स्क्वायर और r के, v 1.5 और ये जो 2 है ये फार्मूले का, तो 0.5 रेडियस, कैलकुलेट किया तो आंसर आया 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑप्शन इज करेक्ट। इस थर्ड मेगा टेस्ट का लास्ट MCQ है 72, a block
of ice at -10 centigrade slowly heated, converted to steam at 100 centigrade. Which of the following curves represent the phenomena qualitatively? इनमें से कौन सा कर्व, कौन सा जो ग्राफ है वो क्वालिटिवली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी एंड सी। तो इसका जो करेक्ट है ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि इसमें आप स्लोली इसको इंक्रीज करवा रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो फाइनली हमने थर्ड मेगा टेस्ट के सेकंड पार्ट को भी डिस्कस कर लिया और मुझे इजाजत नहीं और आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।